देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं सिवानी गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव के पास में एक जंगल पड़ता है, लेकिन उस जंगल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरी पढ़ाई शहर में चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी कॉलेज की छुट्टियां हुई, तब मैं अपने मम्मी पापा से अपने दादा दादी के पास गांव पहुंच गया। पहले हम बाहर रहते थे, मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर में ही होती थी, लेकिन छुट्टियां होने की वजह से मैं गांव भी चला आया, क्योंकि मुझे गांव की काफ़ी याद जो आ रही थी। इसलिए मैं अपनी मम्मी और पापा से परमिशन लेकर गांव पहुंचा। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव के अंदर वो पहले वाली चहल पहल नहीं रही। दिन में तो हमें गांव में सब कुछ ठीक ठाक लगता, लेकिन जैसे ही रात हुई कि सब कुछ अचानक से एकदम से बदल गया। चारों ओर सन्नाटा सा पसर गया, मानो किसी भयानक ताकत ने गांव के पूरे शोर को अचानक से खत्म कर दिया हो। चारों ओर सन्नाटे के गूंजने की आवाज ही सुनाई देती, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर भी जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि गांव का कोई भी शख्स रात के 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। मैंने एक दिन यह सब नज़ारा देखा तो मैं सीधा अपने दादाजी के पास पहुंचा और दादाजी को अपने मन की दुविधा बताई। तो दादाजी ने मुझे बताया कि इस गांव के अंदर एक ऐसा राक्षस का साया है जो कि बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही प्यासा भी है। फिर दादाजी ने मुझे बताया कि उस राक्षस का नाम है द्रव, क्योंकि सिर्फ इंसानों का खून पीकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। वो एक नौजवान होने की वजह से मुझे भूत प्रेत पर कितना विश्वास होना चाहिए यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर के लोग कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते और मुझे भी इन सब पर विश्वास नहीं था। और उसके बाद मैंने उस गांव में रात में सैर करने का तय कर लिया। मेरे दादाजी ने बताया कि इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर तक एक रास्ता पड़ता है। उस पूरे रास्ते में ध्रुव राक्षस का साया है। वह राक्षस इतना खतरनाक है कि कोई भी रात में 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ ही मेरे दादाजी ने बताया कि वह राक्षस सबसे पहले इंसान की खोपड़ी तोड़ देता है और उसके अंदर खून पीने के बाद उसके शरीर सहित गाड़ देता है। दादाजी की बातें सुनने में मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रही थी, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद मैं उस दिन रात को तो आराम से सो गया, लेकिन दूसरे दिन मेरे खुरापाती दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया। मैंने सबसे पहले तो उसी गांव के कुछ लड़कों को विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, यह सिर्फ दिमाग का एक भ्रम होता है। वह लोग भी मेरी बातों को आसानी से मान गए। उसके बाद हमने दूसरे दिन ही ये तय किया था कि हमें आज रात उस पूरे रास्ते पर चक्कर लगाएंगे। लेकिन जब रात के लगभग 9 बजे तब हमारी मीटिंग शुरू होने वाली थी। वहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग पहुँचे, एक तो मैं और मेरे 3 बहुत ही करीबी दोस्त। हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर बाकी लोग क्यों नहीं आए। फिर हमने सोचा कि शायद इस छोटी सी बात से वह बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, और असलियत भी यही थी, शायद उनके घर वालों ने उन्हें आने ही नहीं दिया होगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर वालों को यह बताकर कि मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊंगा, और मैं वहां से अपने तीनों दोस्तों को लेकर निकल पड़ा। उस वक्त रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। हम तीनों दोस्त उस हॉन्टेड रास्ते पर उतरे। तभी हमने देखा कि उस अंधेरी रात के अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े के बोलने की ही आवाज़ें आ रही थी और चारों तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता था कि उस रास्ते पर हमें कोई भी नज़र नहीं आएगा, केवल और केवल सुनसान रास्ते और अंधेरे के सिवाय। उसके बाद मैं और मेरे तीनों दोस्त वहीं पास के झाड़ियों की तरफ जाने लगे। हालांकि वह मेरे तीनों दोस्त भी उसी गांव में थे, लेकिन उन्हें भी शायद मेरी तरह इन चीज़ों पर थोड़ा कम ही विश्वास था। वह तीनों बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज़ जिसने हमें एकदम से अंदर से हिलाकर रख दिया। वह आवाज़ किसी जानवर जैसी लग रही थी, मानो कोई जानवर जोर जोर से बोल रहा हो। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी हमें कोई भी नहीं दिखा। हमें लगा कि यहाँ पास में जंगल है, तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नवीन, जिसको अब डर महसूस होने लगा, नवीन हमें एकदम से बोल पड़ा, अब हमें इस जंगल से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने नवीन की बात काटते हुए कहा, अरे यार, घबराने की कोई बात नहीं है,
यह ज़रूर किसी जंगली जानवर की आवाज़ है जिसकी वजह से तेरे अंदर एक अलग ही डर बैठ गया है। लेकिन नवीन मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं था और फिर अचानक से किसी के ज़ोर ज़ोर से कदमों के पटकने की आवाज़ें हमें साफ साफ सुनाई पड़ने लगी। फिर नवीन बोला, मैंने कहा था ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर मैंने कहा, अबे पागल, कोई ज़रूर जंगली जानवर ही होगा। लेकिन अब नवीन बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुका था। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर हमने एक साए को देखा। दरअसल हमने देखा कि उसका आधा शरीर जैसे किसी कुत्ते के जैसा लग रहा था और वैसे भी हम लोग उसका आधा ही शरीर देख पाए अंधेरे की वजह से, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही घना अंधेरा छाया हुआ था जिस वजह से हम उसे साफ साफ नहीं देख सके। लेकिन उसकी चमकती हुई 2 आंखें हमने देख ही ली थी। वह चीज़ अचानक से ही जंगल की तरफ चली गई। हमारी लाइट की रोशनी की वजह से हमें सिर्फ उनकी 2 आंखें ही चमकती हुई ज़रूर नजर आईं, लेकिन बाकी का पूरा शरीर हम देखने में असमर्थ रहे। लेकिन उसके बाद नवीन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यहाँ से निकलो, यह बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन मेरा शैतानी दिमाग और भी खतरनाक बन चुका था, क्योंकि अब मुझे उस चीज़ को देखना था जो कि अभी अभी जंगल में दाखिल हो रही थी। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उन तीनों को लेकर मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से वह कुत्ते जैसा कुछ जानवर उस जंगल के अंदर घुसा था। लेकिन जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वह जंगल के एकदम अंदर दाखिल हो चुका है। मैं तो जंगल में जाने को तैयार था, लेकिन मेरे साथियों ने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए मैंने भी जंगल के अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसी का इंतज़ार करने लगा जो कि अभी अभी जंगल के अंदर दाखिल होते हुए हम सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। हम कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहे, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आई जिसके बारे में गांव वालों का कहना था। और फिर जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, तो मैं अपनी बहादुरी के साथ गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ वापस गांव की तरफ रवाना होने लगा। लेकिन तभी अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी के पास से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजरा है, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ साफ साफ नज़र ही नहीं आया। हमें सड़क के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक दृश्य दिखा जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक ही बड़े बड़े हाथों वाला बहुत ही भयानक सा जानवर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ा था, जिसके दांत बहुत ही लंबे लंबे और साथ ही उसकी गर्दन जो कि नीचे झुकी हुई थी। और फिर अचानक से उसने अपनी आंखें हमारी तरफ उठाई तो मेरा कलेजा एकदम से ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि यह वही रोशनी थी जो कि पहले हमें एक छोटे से जानवर के रूप में नजर आई थी। और फिर अचानक ही उसने अपनी आंखें हमारी तरफ उठाई तो मेरा कलेजा एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि ये वही रोशनी थी जो कि पहले हमें एक छोटे से जानवर के रूप में नज़र आई थी। यानी कि कुछ देर पहले एक छोटे से जानवर ने उस सड़क को क्रॉस किया था, तब उसकी आंखें भी इसी तरह से चमक रही थी, यानी कि ये वही था। उसके बाद अचानक से उसके कदम हमारी तरफ बढ़ने लगे और फिर अचानक ही वहाँ पर जोर का धुआं उत्पन्न होने लगा। वह राक्षस पता नहीं कैसे मगर सिर्फ एक ही पल में हमारे बहुत ही करीब आ गया। और हमारे करीब आने के बाद अचानक ही हमारे दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और गाड़ी को ज़ोर से भगाने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन मानो मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ रखा था, इसलिए मैं गाड़ी को भगाने में ज़्यादा समर्थ नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर हमारी आंखों के सामने काला काला अंधेरा सा छाने लगा। हमारी गाड़ी भी एकदम से बंद पड़ गई और गाड़ी के बंद होने के बाद जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हुआ तो हमने देखा कि सभी के हाथ पैरों पर किसी चीज़ के निशान बने हुए थे। लेकिन नवीन अभी भी भगवान हनुमान जी की मूर्ति को अपने गले से लगाए उसे जकड़कर बैठा हुआ था, यानी कि वह राक्षस अब वहाँ से जा चुका था। लेकिन अभी हम यह नहीं जानते थे कि वो वापस कब आएगा, क्योंकि वह एक शैतानी ताकत थी और वह एक राक्षसी शक्ति थी, तो ऐसे में उनका आना बिल्कुल तय था। लेकिन अब हम जल्द से जल्द वहाँ से गांव पहुँचने वाले थे, लेकिन मैंने गांव जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा,
जैसा कि मैंने सुना था कि उस गांव से लेकर इस कच्चे सड़क तक उस राक्षस का साया है, तो मैं गांव तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और मैंने यही सोचकर गाड़ी को पीछे के रास्ते की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उस रास्ते को भी मुझे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। फिर मैंने गाड़ी को ब्रेक लिया और फिर जल्दी से गाड़ी को भगाने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र गाड़ी के कांच में पड़ी तो वह राक्षस बिल्कुल हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। हम तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो चुके थे, क्योंकि उस राक्षस ने अपने हाथ पैरों के नाखून से हम पर हमला जो किया था। लेकिन उसके बाद हम लगातार गाड़ी को भगाते हुए उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से हम आसानी से बचकर निकलने में कामयाबी हासिल कर सकते थे। हम लोग किसी तरह उस 1 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के बाद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारा बचना लगभग तय था। फिर उस दिन किसी तरह उस भयानक राक्षस से हमारी जान बच पाई। लेकिन उसके बाद मैं उस जगह से वापस उस गांव के अंदर दाखिल नहीं हुआ। आज तक मैं उस गांव में कभी भी नहीं गया। भले ही वह मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मैं उस गांव पर जाने से आज भी कतराता हूँ। लेकिन उस दिन उस राक्षस ने हम पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि वह चाहता तो उस दिन हमारी मौत भी कर सकता था। लेकिन शायद उस दिन नवीन के गले के अंदर हनुमान जी की मूर्ति डली हुई थी, जिस वजह से हमारी जान बच गई। दोस्तों, वह मेरे लिए काफ़ी था और साथ ही उन दोस्तों को भी, वरना उनकी मौत का भी जिम्मेदार मैं ही होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।